हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा ना वो कंपनी लॉ के एमसीक्यूज पे होगा। हमने कंपनी लॉ से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस किए हुए हैं और आज फर्दर हम लोग 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना कंपनी लॉ के, ये बेस्ड है ऑन कंपनीज एक्ट 2013। हमने क्लास अपलोड की थी जहां हमने कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 के बीच में डिफरेंस भी बताया था। वो क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो तो ये टॉपिक आप लोग जरूर से कवर कर लेना। और आज हम लोग ये जो 50 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं ना, ये यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड बाकी जितने भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें कंपनी लॉ सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विद सेक्शंस हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, वो सब साथ ही साथ आप लोग लर्न कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनाया हुआ है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलो फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड कंपनी लॉ के एमसीक्यू से स्टार्ट करने के पहले हम ये बता दें कि इसके पहले हमने जितनी भी क्लासेस अपलोड की हैं वो क्लासेस भी इक्वली रेलेवेंट है, इसीलिए उनकी लिंक हमने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से वो क्लासेस जरूर से कवर कर लेना। अप्रॉक्स कंपनी लॉ का हमने 2 क्लास अपलोड किया हुआ है, ये हमारा 3rd क्लास है। चलो तो फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी सेक्रेटरी शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ प्रोविजंस ऑफ। देखो, अब कंपनी सेक्रेटरी है तो आप लोग को लगेगा कि सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 की उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ बहुत सारे रिलेटेड एक्ट्स हैं जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए, जैसे लेबर लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इन सारे एक्ट्स की इंफॉर्मेशन कंपनी सेक्रेटरी को प्रॉपरली होनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉ, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। अब देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड अगर 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ओपीसी का कॉन्सेप्ट होपफुली सबको पता होगा 1 पर्सन कंपनी का। हमने 1 पर्सन कंपनी पे भी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेसिकली कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने अपलोड किए सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो ये सेक्शन प्लीज लर्न कर लेना कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था फॉर प्राइवेट कंपनी, तो नो डाउट प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2। तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट, what is not included in the remuneration of director under companies act? रेम्यूनरेशन मतलब बेसिकली क्या हो गया? सैलरी। तो देखो, डायरेक्टर की सैलरी में जो आप उनको मंथली पेमेंट करते हो वो इंक्लूडेड होता है। अगर आपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सा उनको दिया वो भी इंक्लूडेड होता है। अगर वो किसी तरह की मीटिंग अटेंड करें जिसके लिए आपने फीस का पेमेंट किया वो भी इंक्लूडेड होता है। तो क्या नहीं इंक्लूडेड होता? जैसे अगर मान लो उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा है तो वो उनकी रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। किसी तरह का कोई इंसेंटिव्स या पर्क्विसिट्स दिया जा रहा है वो उनकी रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर उनको सिटिंग फीस दी जा रही है वो भी उनके रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया है सैलरी जो कि मंथली पेमेंट हो गई, इंसेंटिव इन प्रॉफिट ये भी होगा, फीस पेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, फीस ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के लिए जो फीस दी जा रही है वो भी उनके रेम्यूनरेशन और सैलरी का पार्ट होगा। क्या नहीं होगा? फीस पेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If a director fails to attend 3 consecutive meetings without seeking permission of the board of directors, then what may be the consequence in this case? कह रहे हैं कि आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स का मतलब जो 3 लगातार मीटिंग है, लेट्स से एनुअल जनरल मीटिंग है, विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन भी नहीं ली, प्लस 3 बार लगातार कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की, देन व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इस केस में क्या होगा? सिंपली ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो खाली कर दी, दैट इज वेकेंट कर दी. He will not become director of any other company further. He has to vacate his office. He will have to pay a fine of 50,000. Any one of the following. Correct answer होगा B. ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी ऑफिस या अपनी प्लेस वेकेंट कर दी. दैट इज करेक्ट आंसर होगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन शेयर्स इज रिलेटेड विद. अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपनी ये शेयर्स किनको इशू करेगी? जो कुछ क्वालिफिकेशन मीट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मीट करना होता है तभी आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स इशू किया जाता है. और क्वालिफिकेशन शेयर्स कंपनी 3 लोगों को इशू कर सकती है. पहला तो एग्जीक्यूटिव को, दूसरा कंपनी के एम्प्लॉइज को, तीसरा कंपनीज के डायरेक्टर्स को. क्लियर? ऑप्शन देख लेते हैं. कह रहा है ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा सी. अगर क्वालिफिकेशन शेयर इशू करेगी तो कंपनी के डायरेक्टर को इशू कर सकती है, वो भी तब जब वो कुछ क्वालिफिकेशंस मीट करेंगे. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग इजिली इसका आंसर कर पाओगे. क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी. अभी बताया एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं? 3. तो करेक्ट आंसर होगा सी 3. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज कंपनी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. अब देखो कह रहा है कि कंपनी में वो कंपनी सेक्रेटरी भी है, डायरेक्टर भी है, तो ये बेसिकली इनका ड्यूअल रोल यहाँ पे हो जाएगा ना. इनको किस तरह का डायरेक्टर बोला जाता है? अब इनको बेसिकली ना हम लोग कंपनी सेक्रेटरी नहीं बोल करके कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बोलते हैं कि कंपनी में ये सेक्रेटरी भी है और डायरेक्टर भी है. और ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हो? एम्प्लॉय डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. करेक्ट आंसर होगा सी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. जिनका डुअल रोल होता है उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. क्लियर? नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 इज विथ रेफरेंस टू 25% ऑफ. देखो यहाँ एक पॉइंट बता दें आप लोगों को कि कंपनीज एक्ट 1956 में ये जो सेक्शन था ना, इसकी जगह पहले हुआ करता था सेक्शन 224A. उसमें ये बोलता था ना कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो वो किसके रेफरेंस पे करोगे? ऑन द रेफरेंस ऑफ 25% ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. ठीक, बट कंपनीज एक्ट 2013 में इस सेक्शन की जगह आया सेक्शन 139. और सेक्शन 139 ये कहता है कि हम जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो ये 25% ऑफ एनीथिंग, चाहे वो पेड अप कैपिटल हो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो, ऑथराइज शेयर कैपिटल हो, उनके बेसिस पे कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 25% को वैल्यू नहीं किया है. हमने किस चीज को वैल्यू किया है कि जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको हम अपॉइंट रखेंगे कब तक? 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक. ठीक है, तो जो नया सेक्शन आया कंपनीज एक्ट 2013 में, नया तो नहीं, हम कहेंगे सेक्शन 224A की जगह आया, उसमें कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया 25% का. क्लियर? ऑप्शन दिया पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नो लिमिट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लिए कोई लिमिट सेक्शन 139 में नहीं मेंशन है. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर. देखो स्पेशल नोटिस मतलब ऑर्डिनरी नोटिस होती है जो कि किसी भी केस में आप दे सकते हो. स्पेशल नोटिस हमें कब देना होता है? मेंबर के रिमूवल पे, कंपनी सेक्रेटरी के रिमूवल पे या नॉमिनी डायरेक्टर के रिमूवल पे. जब आप कंपनी के किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको स्पेशल नोटिस देना होता है इंक्लूडिंग नॉमिनी डायरेक्टर. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, एज लिमिट ऑफ अ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी. अब देखो अगर एज लिमिट की बात करें ना तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये जो एज लिमिट है ये है 21 to 70 ईयर्स. तो 21 मिनिमम हो गया, 70 मैक्सिमम हो गया.
बट क्या हम 70 के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं या अपॉइंट किए जा सकते हैं? बिल्कुल। दो चीजें होनी चाहिए, पहला तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए और दूसरा शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अगर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तो किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हो एज ए डायरेक्टर आफ्टर 70 ईयर्स। बट जो बेसिकली लिमिट है वो है 21 to 70 और ये दिया हुआ है एज पर सेक्शन 196 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं 50, 60, 65, 70, बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर होगा डी 70। नेक्स्ट, as per the provisions of the Companies Act 2013, the form of proxy must be deposited with the company at least 24 hours before the time of AGM, 36 hours before the time of AGM, 48 hours before the time of AGM, 72 hours before the time of AGM। अब यहां देखो, एज पर सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये चीज कह रहा है कि अगर आप किसी डायरेक्टर की जगह प्रॉक्सी लगा रहे हो तो उस केस में कम से कम एजीएम के 48 आवर्स 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करना होता है। और ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे भी दे सकते हो, किसी पर्सन के थ्रू दे सकते हो या मेल के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक, बट ये सेक्शन याद रखना कि सेक्शन 105 में ये चीज मेंशन की गई है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a listed company with 11 directors, what is a quorum for the board meeting? अब देखो यहाँ पे जो quorum की लिमिट है ना, वो क्या है? 1/3 of the total strength, 1/3 of the total strength or 2 directors, whichever is higher। तो यहाँ 11 डायरेक्टर्स का अगर हम 1/3 निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 3.667, जिसको हम अप्रॉक्स कितना मान लें? 4 और 2 डायरेक्टर्स विचएवर इज हायर। तो नो डाउट कितना आपको कोरम चाहिए होगा? कम से कम 4 डायरेक्टर्स का। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 4 डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, एज लिमिट ऑफ अ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी इज, देखो अभी इसके पहले हमने बताया था कि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में जो एज लिमिट है वो है 21 to 70। एंड हमने वहां बताया कि वो हर कंपनी के लिए नहीं, प्राइवेट कंपनी के लिए ना 18 to 70 है। ठीक, ये याद कर लेना प्लीज। वहां 21 है मिनिमम और यहाँ 18 है मिनिमम, बट मैक्सिमम दोनों ही केस में 70 है। नेक्स्ट, on striking of the name of a company considered defunct, the registrar of companies is required to publish notice thereof in official gazette, inform the state government, central government या MCA। अगर कंपनी डिफंक्ट हो जाती है तो उस केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ड्यूटी है कि वो ऑफिशियल गैजेट में इसके रिगार्डिंग नोटिस पब्लिश इशू कर दे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, the initial disclosure by a director or officer of a listed company under SEBI regulation 1992 has to be made within 4 days of the concerned person joining the company, 7 days, 15 days, 21 days। इसमें जो डिस्क्लोजर आपको करना होता है ना, 4 दिन के अंदर अंदर करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, as per clause 49 of the listing agreement, the audit committee comprising of 5 directors must have a minimum of how many independent directors? देखो बेसिकली ये माना जाता है ना एज पर क्लॉज 49 कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो मैक्सिमम मतलब कितना कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो होगा ना वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ 5 डायरेक्टर्स है तो कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो मैक्सिमम पोजीशन है वो कौन होल्ड करेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, what is the percentage of average net profit to be contributed as political contribution passed by board of directors? देखो जो मैक्सिमम आप डोनेट कर सकते हो ना पॉलिटिकल पार्टीज को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का, वो है 7.5% एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, जनरली राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी आर रेगुलेटेड इन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करें तो ये हमेशा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट,
What is the nominal value of shares that must be there with the director of a company as per company's article? अब यह नॉमिनल वैल्यू की बात किया है तो बेसिकली हम लोग नॉमिनल वैल्यू देख लेते हैं ऑप्शन में 50,000, 1,50,000, 5,000, नो लिमिट। इसका करेक्ट आंसर होगा 5,000 कि कम से कम कंपनी के डायरेक्टर को 5,000 शेयर्स तो होल्ड करना चाहिए और ऐसा इसलिए सो दैट कंपनी का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट उनके हाथ में हो। अगर कंपनी का इंटरेस्ट उनके पास होगा, वेस्टेड होगा, तो वो कंपनी के लिए अपना 100% सर्व करेंगे। क्लियर? और ये जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इन्हीं को हम लोग क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर एट अ टाइम। तो ये पता होगा सबको कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज है वो है 20, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। एंड अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये है 10 की। क्वेश्चन साइलेंट है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सी पे आंसर, सी आंसर मानेंगे 20, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पब्लिक कंपनी के लिए मेंशन नहीं किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which schedule discusses about the provision for managerial remuneration? अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करें तो इसको डील किया गया है अंडर सेक्शन 197 स्केड्यूल 5, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन में स्केड्यूल 10 दिया है, 13 दिया है, 12 दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके बारे में मेंशन किया है स्केड्यूल 5 में। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। कंपनी में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं बल्कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर होगा बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, what is the maximum duration for holding the office by a director who is appointed against a casual vacancy? अब देखो कैजुअल वैकेंसी हुई, अचानक से वैकेंसी हो गई, उसकी जगह दूसरे डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया, तो उसकी अपॉइंटमेंट कब तक होगी? बट ऑब्वियस पहले डायरेक्टर की जब तक की अपॉइंटमेंट थी तभी तक की अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी के टाइम जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया उसकी भी होगी। टिल द एंड ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, टिल द पीरियड अलॉटेड टू द पर्सन अगेंस्ट whom he has been appointed after casual vacancy, till the other regular director is appointed। करेक्ट आंसर होगा बी, कि जिस पर्सन के बिहाफ पे आप अपॉइंट हुए हो उस पर्सन की जब तक होल्डिंग थी तभी तक की आपकी भी होल्डिंग मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, हु कैन अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन स्पेशल कंडीशन। देखो स्पेशल कंडीशन में अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना है तो आप कर सकते हो, बट ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, शेयर होल्डर्स देमसेल्व्स इन एजीएम, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। ये राइट है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ कंपनीज देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। देखो जो नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है, हमने पहले बताया कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 20 और 10। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 10 है और अदर कंपनीज में 20 है। तो ये जो नो लिमिट मेंशन किया गया है ये किसी भी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? सेक्शन 165 में ये 20 और 10 की लिमिट दी हुई है और नो लिमिट नो टाइप ऑफ कंपनी के लिए है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि लिखा है कि कोई लिमिट नहीं हो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए, ऐसा किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु विल बी कॉल्ड फॉर एजीएम। एजीएम के लिए किसको बुलाया जा सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ऑडिटर्स को, ऑल ऑफ दीज। एजीएम के लिए सबको बुलाया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु विल इशू द सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट। सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही इशू कर सकता है जो कि प्रैक्टिस में हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी हु इज इन प्रैक्टिस, सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, who is liable to file various legal returns to registrar of companies, chartered accountant, managing director, statutory auditor, company secretary। again legal returns file कौन करेगा? company secretary। next, when a company issues shares to its existing shareholders less than the market price in the proportion to their present holding। अगर आप existing shareholders को शेयर इशू कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करो तो बोनस शेयर कहलाता है, एंड मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे इशू करो दैट इज नॉमिनल प्राइस पे, तो उसको हम कहते हैं राइट इशू। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट,
स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, देखो कंपनी सेक्रेटरी की वैसे तो बहुत सारी ड्यूटीज है, बट यहाँ जो मेंशन है, इशू ऑफ शेयर्स, ऑब्जर्व ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज विथ बिगिन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड टू डू सो, कॉल फॉर एजीएम, ऑल ऑफ द अबव। शेयर इशू करना उनका काम नहीं है, एजीएम बुलाना उनका काम नहीं है, उनका काम बेसिकली क्या है कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, उनको वो पूरी कराएं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट में कितने होने चाहिए बेटा, 2। 1 पर्सन कंपनी में 1, करेक्ट आंसर होगा सी 7। नेक्स्ट, the contract signed by the promoters of a company can ratified by the company after incorporation, is legally binding upon the company after registration, ceases to be personally liability of promoters after incorporating the company, remain the personal liability of the promoters। ये कह रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम, मतलब कंपनी बनने के टाइम जो लोग कंपनी से जुड़े होते हैं, बेसिकली प्रमोटर ही सोचते हैं कंपनी बनाने का और वही कंपनी बनाते हैं, तो उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बाद, उसका रैटिफिकेशन नहीं हुआ बाय शेयर होल्डर्स, तो उस केस में वो पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है किसकी, प्रमोटर्स की। क्लियर? तो क्या हम उसको रैटिफाई कर सकते हैं? हाँ, अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो उसको रैटिफाई कर सकते हैं, और अगर उन्होंने रैटिफाई नहीं किया तो उस केस में वो पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी बेटा किसकी, प्रमोटर्स की। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, बिना रैटिफिकेशन के वो कभी भी कंपनी पे लीगली बाइंड नहीं होगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी ना मानी जाए। अगर रैटिफाइड हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तब वो पर्सनल लायबिलिटी कहलाती किसकी, प्रमोटर की। बट क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसमें लिखा है कैन रैटिफाइड बाय द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो हम लोग करेक्ट आंसर लेंगे ए। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग द फर्स्ट डायरेक्टर होल्ड द ऑफिस, टिल द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इन विच ही वाज अपॉइंटेड, till the directors are duly appointed under section 255, till his terms come for retirement, none of the above। अब यहां देखो, जो सेक्शन 255 है ये एज पर कंपनीज एक्ट 1956 है, एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये है सेक्शन 152। तो टिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 152, वो कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस, जब तक सेक्शन 152 बोलेगा। क्लियर? 152 के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया गया है और 152 के अकॉर्डिंग ही वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हु विल बी कॉल्ड अ स्मॉल शेयर होल्डर इन अ कंपनी, अगर आपकी शेयर होल्डिंग 20,000 से कम है तो उस केस में आप स्मॉल शेयर होल्डर की लिस्ट में आते हो, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, अ पर्सन होल्डिंग शेयर्स लेस देन 20,000, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट, व्हाट इज अ शैडो डायरेक्टर। देखो शैडो डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है ना जो कि कंपनी के जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, डिसीजंस हैं, उनको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। अ डायरेक्टर हु हैज मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज, अ पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, अ पर्सन हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉलो। यस, इन्हीं के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इनका ना ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होता भी नहीं है, अपॉइंटमेंट होगा बट ऑफिशियली ही अपॉइंटेड नहीं होते। नेक्स्ट, which act gives a court power to disqualify someone from being a director if they have been guilty of fraudulent trading or have been participating in wrongful trading। अगर ऐसा कोई भी डायरेक्टर करता है तो आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2006, इंसॉल्वेंसी एक्ट, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्ट, कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। यस, कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो अगर वो किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है तो। नेक्स्ट, where court action is taken against a director for breach of duty, any compensation awarded by the court is payable to the board of directors, the shareholders, the company or the creditor। अगर लिखा है where court action is taken against the director for breach of duty, डायरेक्टर ने कोई अपनी पूरी ड्यूटी पूरी नहीं की, तोड़ दी उसको, तो कोई भी कंपनसेशन जो अवॉर्ड किया जाएगा वो कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगा। करेक्ट आंसर होगा सी, द कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी मिनिमम एज ऑफ अ डायरेक्टर, हमने बताया भी था कि कुछ केसेस में ये 18 to 70 और कुछ केसेस में 21 to 70 है, तो यहाँ 18 का ऑप्शन दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 18। व्हाट इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इलेक्टेड, कंपनी के डायरेक्टर को अगर आपको इलेक्ट करना है तो आप इलेक्ट कर सकते हो एनी काइंड ऑफ जनरल मीटिंग में पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जनरल मीटिंग बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर 41 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस व्हिच मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इनमें से कौन सा अप्रूव कर सकता है? टू सेल वन ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, टू इशू डिबेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं ना, तो शेयर होल्डर कॉल ऑन शेयर के लिए नहीं कॉल कर सकता है, डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकता है, बट अगर वो चाहे तो कंपनी की कोई भी अंडरटेकिंग सेल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, वैसे तो शेयर होल्डर्स के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। हम ना इस पे एक डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड कर देंगे, या इसकी पीडीएफ ना आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहां ये चीजें चेक कर लेना कि एक शेयर होल्डर के पास क्या क्या अप्रूवल राइट्स होते हैं। बट यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, कि वो कंपनी की किसी अंडरटेकिंग को बेचने के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। क्लियर? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, ये कंपनी लॉ से रिलेटेड अप्रॉक्स 40 एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 40 टू 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की जो हमने 2 क्लास अपलोड की हुई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वो क्लास भी जरूर से कवर कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर पूछना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।